तो अच्छा, एवरीबॉडी हैज ज्वाइन, ठीक है। तो सबसे पहले ये है कि जैसे कि मैंने आई हैव शेयर्ड इन योर व्हाट्सएप ग्रुप एंड टू द इंडिविजुअल्स आल्सो कि आई हैव क्रिएटेड वन चैनल, ठीक है ना, जो अपना जो यूट्यूब पे हमने आई हैव क्रिएटेड वन चैनल पर्टिकुलरली फॉर द एग्रीकल्चर अपडेट। यस, आपको पता है ना ये सब, यू मस्ट हैव गॉन थ्रू दैट। बोलिए, हैव यू गॉन थ्रू दैट? तो आप, दिस इज माय रिक्वेस्ट टू यू कि मैंने वो भेजा है, तो यू मस्ट सब्सक्राइब। आपने मेरे कल पता नहीं सबने सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया उसको? हैव यू सब्सक्राइब दैट? वो लिंक को बस करना था, खोलना था, और वहाँ आप तो मेरे से ज़्यादा जानते हो ये चीज़ें, ठीक है ना। कर दिया। हाँ, कर दिया ना, सभी, मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि सभी ने कर दिया ना, कि उससे सब्सक्रिप्शन मेरी बढ़ेगी तो आगे कुछ काम चलेंगे ना बाकी के भी। तभी तो मैंने आपने उसमें नोटिस किया होगा कि अभी मैंने आपके यही जो लेक्चर्स हैं वही डाल रहा हूँ, ठीक है ना। ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, इसमें जो यूज़फुल इंफॉर्मेशन है आई एम पुटिंग इन दैट, आप वहाँ से भी उसको देख सकते हो, ठीक है ना, वैसे भी आपके पास आती है। तो उसमें काफ़ी लोगों ने उसको लाइक भी किया है। ये मैंने जब डाला था तो फेसबुक पे डाला था मैंने इसको, तो फेसबुक पे काफ़ी कॉलेज ने भी इसको काफ़ी अप्रिशिएट किया है। तो अभी अब क्या है कि इसको हमें कंटिन्यू करना है, और जो मैं इसमें आगे भी एग्रीकल्चर अपडेट्स इसमें डालता रहूँगा, जो भी मेरे को मिलेंगी जैसा भी होगा, ठीक है ना। तो यू शुड आल्सो कंट्रीब्यूट इन दैट, मेरे को कोई आइडिया देना आप कि ये चीज़ है, तो वो भी मैं करूँगा। तो लेकिन मेरा ये है कि यू शुड टेक इंटरेस्ट, और आप उसको देखते रहें, यू शुड रेगुलरली वॉच दैट, ठीक है ना। अब मेरे और भी हैं, उसमें आपने देखा होगा एक रेड से भी वीडियो है, वो चैनल है, तो उसके ने ये एग्रीकल्चर का मैंने पर्टिकुलर बनाया है, तो उसमें भी मैंने 15-20 वीडियो ऑलरेडी डाले हुए हैं, जो आपके ये प्रैक्टिकल फील्ड वगैरह के भी डाले हुए हैं। तो मतलब आपने सबने कर दिया सब्सक्राइब? यस सर, कर दिया। नहीं यार, अंजलि कह रही ना, हिना ने कर दिया है। यस सर, प्रियंका आप? कर दिया सर। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, प्रीति ने भी फिर कर ही दिया होगा। चलो, ये एक तो हाँ मेरा जी। ये था कि मैं ये सिर्फ आपको बताने के लिए, दैट इज नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस लेक्चर, ये था एक एडिशनल था। और सेकंडली जो मैं अभी क्योंकि जो मैं आपके पास 2-4 मिनट शेयर करता हूँ करंट, जो भी चीज़ें रहती हैं करंट्स एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी है, तभी आपका दिस टाइम योर किसान मेला, जो किसान मेला कब आता है, कब है किसान मेला, आपको मालूम है कि व्हेन दिस पीएयू इज गोइंग टू अरेंज किसान मेला? आप पेपर वगैरह में पढ़ा है कि नहीं कहीं? कब लगना चाहिए किसान मेला? ये किसान मेला किस क्रॉप के लिए होगा? रबी क्रॉप्स के लिए होगा, खरीफ क्रॉप्स के लिए होगा? हैं? आप पार्टिसिपेट करो ना इसमें, कुछ सर अभी बताओ मेरे। ये खरीफ क्रॉप के लिए किसान मेला होगा या रबी क्रॉप्स के लिए होगा? सर अभी क्रॉप पे हाँ, रबी के लिए। पार्टिसिपाइंग ऑफ रबी क्रॉप, जो वीट की आगे आ रही हैं क्रॉप, उसके बारे में दे गिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट विच द नेक्स्ट सीजन इज गोइंग टू स्टार्ट इन अक्टूबर, ठीक है ना। अक्टूबर में हमारे स्टार्ट ये रहता है, लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर। तो उसका पहले इसलिए दे अरेंज इट इन द अर्ली मंथ, क्योंकि फार्मर हैव टू टेक सीड, और पर्टिकुलर ये जो का पीरियड है, दिस पीरियड क्यों आप क्यों लगाते हैं वो, वाई डोंट ये वाई दे अरेंज दिस इन सितंबर, अक्टूबर नवंबर में क्यों नहीं लगा देते? ये बड़े एक आपको पूछने वाला है, जस्ट आपको नॉलेज टेस्ट करने के लिए, क्योंकि ये क्रॉप के साथ ही रिलेटेड है ना, इसलिए पूछता हूँ ये आपसे। ये अक्टूबर में भी लगा सकते हैं वो, नवंबर में भी लगा सकते हैं, सितंबर में क्यों लगाते हैं? वाई दे डू दे गो फॉर दिस सितंबर ओनली? बताओगे कोई? क्यों अंजलि, आप बताओ कोई, समथिंग यू टेल मी। ये बड़े इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं जो आपको कोई पूछ सकता है, क्योंकि आप तो एग्रीकल्चर से हो, तो आपको तो पूछेगा ही ना कोई। आप बोलते नहीं हो, ये आपने शुरू से ही पढ़ी है। सर डोंट पार्टिसिपेट, जो डिस्कशन होती है ना, पार्टिसिपेट किया करो, कुछ चाहे गलत ही बताओ, कुछ तो बताओ।
ठीक है ना। तो ऐसे क्या जो पूछा आपने? मतलब ये आप ये सितंबर में है, पहली तो बात है कि कौन सी सितंबर को कौन सी डेट है जो सितंबर में है, वो नहीं आपको पता। दूसरा है कि सितंबर में क्यों वाई दे गो फॉर इन सितंबर, एक महीना पहले क्यों करते हैं वाई डोंट ये गो फॉर एंड ऑफ द अक्टूबर और अर्ली इन द फर्स्ट फोर्टनाइट और फर्स्ट वीक ऑफ द नवंबर, क्यों करते हैं, बता सकते हो? बड़े सिंपल सा है, इट्स वेरी जो आपका आईक्यू टेस्ट करने के लिए। गाइडलाइंस मिल जाती हैं। हाँ, लाउडली बोलो ना थोड़ा सा, क्योंकि आप एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड हो, आपको पता होना चाहिए ये सब। अरे ये बड़ी सिंपल सी बात है कि इस टाइम फार्मर फ्री होता है, ठीक है ना। फार्मर ने क्रॉप लगा दी हुई है, राइस क्रॉप जहाँ जो भी है, तो उसको अभी ही इज फ्री। देर इज नो हार्वेस्टिंग सीजन इज देयर फॉर दिस राइस क्रॉप और अदर एग्रीकल्चर जो ऑपरेशंस हैं उनसे फ्री है, आप उसको बस हार्वेस्टिंग ही करनी है। एवरीथिंग इज रेडी टू हार्वेस्ट, अभी तो कुछ टाइम के बाद आ जाएगी ना। तो मतलब वो फ्री है, इसलिए वो फ्री है तो तभी आएगा, नहीं तो भाई ही विल नॉट गो टू द किसान मेला, किसान मेले के लिए नहीं आएगा। तो इस बार ये बड़ा एक है कि कईयों को नहीं पता चलता कि भाई वो सब पता नहीं क्यों ये अरेंज करते हैं। पहले ये किसान फ्री है क्योंकि फार्मर हमेशा 6 महीने थोड़ा लगा रहता है फसल में। हमने देखा जहाँ सोइंग जहाँ हार्वेस्टिंग के टाइम बिजी रहता है, बिटवीन जो पीरियड रहता है 3-4 मंथ्स का, आजकल तो इतनी मैकेनाइजेशन हो गई है, सो मच मैकेनाइजेशन इज देयर कि विद इन 10 or 15 days इट गेट फ्रीड फ्रॉम द सोइंग एंड हार्वेस्टिंग। ठीक है ना। आप तो उसको और कोई काम भी करना चाहिए, ही मस्ट बी एम्प्लॉयड समवेयर एल्स, जहाँ उसको कोई और एक्टिविटीज करनी चाहिए। अभी तो इतना टाइम है, मैकेनाइजेशन का यही तो फायदा हो रहा है। तो ही कैन इंक्रीज हिज इनकम। ये उसके लिए सजेस्ट भी किया गया कि शुड गो फॉर प्रोसेसिंग एंड अदर ऑपरेशंस टू इंक्रीज हिज इनकम। तो ये है कि वो फ्री रहता है। दूसरा ये 17 एंड 18 सितंबर को और इसमें सबसे जो 17 से 18 सितंबर को अरेंज कर रही है पीएयू। ये भी आपको पता होना चाहिए कि विच डिपार्टमेंट, कौन सा डिपार्टमेंट ये अरेंज करता है पीएयू में, विच डिपार्टमेंट इट अरेंज। पीएयू में भी तो कोई डिपार्टमेंट होगा ना, सम विंग होगा जो इसको करता है, रिसर्च वाले करते हैं। रिसर्च वाले। ये भी नहीं आपको पता कि हु ही अरेंज दिस, मैंने बड़ी बार बता चुका हूँ। ये एक्सटेंशन डिपार्टमेंट सर करता है, जो आपने एग्रीकल्चर एक्सटेंशन पढ़ी होगी, एक्सटेंशन डिपार्टमेंट जो पीएजे का एक्सटेंशन डिपार्टमेंट है। अगर आप देखो जैसे आप तो गुरदासपुर में ही गए थे ना, तो वहाँ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन लिखा होता है उनकी गाड़ियों के ऊपर, पीएजे एक्सटेंशन डिपार्टमेंट। वो जितना भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि ये एक्सटेंशन सर्विसेज है ना, ये मतलब फील्ड टू मतलब जो आपका लैब टू लैंड प्रोग्राम है ये, यही तो जो फार्मर्स तक टेक्नोलॉजी को पहुंचाना है। तो ये एक्सटेंशन डिपार्टमेंट का काम है। आपका जो केबीके है, किसान जो कृषि विकास केंद्र है, ये अंडर एक्सटेंशन सिस्टम के अंदर ही तो एस्टेब्लिश हुआ है केबीके। ठीक है ना। नहीं तो केबीके क्यों होता है, फार्मर सर्विस सेंटर, ये सब अंडर एक्सटेंशन है। ये कोई आपको पूछ ले तो यू मस्ट नो ऑल दिस थिंग्स। तो ये कर रहे हैं। तो और तीसरी जो खास बात क्या है इसमें, जो तीसरी का खास भी होता है कि हाउ दे विल अरेंज दिस किसान मेला इन कोविड-19। आप जो देख रहे हो कि कितना मुश्किल है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, आपके कॉलेज नहीं लग रहे, जहाँ बाकी जगह भी गैदरिंग नहीं होने दे रहे, तो हाउ दे विल अरेंज दिस। नहीं, वहाँ तो गैदरिंग हो जाएगी बड़ी। हाँ हैं, जी। बता सकते हो कुछ? ये वही है जो आप कर रहे हो, जो मैं आपको करवा रहा हूँ। ये क्या करवा रहा हूँ जो मैं आपको घर पे बैठ के, हैं, ऑनलाइन। ऑनलाइन करा रहे हैं। तो ऑनलाइन को क्या बोलते हैं, ऑनलाइन को कुछ और भी बोलते हैं ना। इसका जो टेक्निकल है, जो वर्ड क्या है, वर्चुअल, VIRTUL, वर्चुअल किसान मेला होगा। वर्चुअल अभी ऐसे ही कहते हैं कि वर्चुअल राज्यसभा बैठेगी, वर्चुअल पार्लियामेंट बैठेगी, वर्चुअल काम हो रहे हैं सारे। ठीक है ना, एक्चुअल नहीं हो रहे, वर्चुअल थ्रू टेक्नोलॉजी हो रहे हैं, थ्रू ऑनलाइन सिस्टम हो रहे हैं। तो वर्चुअल किसान मेला ही लगेगा। अब किसान मेला भी ऐसा ही होगा। ठीक है ना। तो इसके लिए PAU हैज टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रेज इट ऑन 17 एंड 18 ऑफ सितंबर। तो उसके लिए क्या है कि एवरीबॉडी एवरी जैसे आपके जो आपके स्टूडेंट्स हैं, इसके लिए बड़ा चल रहा है कि एवरी स्टूडेंट मस्ट हैव द स्मार्टफोन। अब आपके पास स्मार्टफोन है, अदर डोंट हैव द स्मार्टफोन। तो ऐसे ही फार्मर्स हैं, फार्मर्स आपके पास स्मार्टफोन थोड़ा है।
ठीक है ना, दे डोंट हैव द स्मार्टफोन. So what the government will do then, what the PAU going to take the help of this पंचायत, जो आपकी पंचायत हैं, जो आपके BDOs हैं, आपके जो पंचायत ऑफिसर है, आपके देखना, आपके यू गो टू दी योर विलेज एंड जहाँ आप पंचायत सेक्रेटरी को, जहाँ पंचायत ऑफिसर को पूछना कि इंस्ट्रक्शंस आपको कोई आई हैं, दे आर गोइंग टू अरेंज फॉर दिस वर्चुअल मेला. ठीक है, किसान मेला वो अरेंज करेंगे वहाँ पे, समथिंग टीवी दे विल अरेंज और समथिंग दे विल अरेंज देयर, कि ये लोगों को, फार्मर्स को इकट्ठा वहाँ पे करेंगे ऑन सोशल डिस्टेंस बेसिस, और फिर उनको दिखाएंगे. ठीक है ना. तो ये सब मैंने कहाँ से पढ़ा, मैं न्यूज़पेपर से पढ़ा, मैं कौन सा कहीं बाहर गया हूँ. तो ये मैं भी, ये 17 सितंबर को होगा, तो यू शुड सी, हम दोनों अगर उस टाइम हुआ हम सब इकट्ठे देखेंगे उसको. ठीक है. तो ये जो है ना, ये मैं ये सिर्फ जो आपको कुछ, ये नहीं है कि आई डोंट वांट टू हरास यू, या मैं आपको कुछ करता हूँ, क्योंकि ये मेरी तो हैबिट ही है, मैं तो ये बताता ही रहूँगा आपको. लेकिन मेरा यही रहता है कि एवरी टाइम आई वांट दैट यू शुड हैव द लेटेस्ट नॉलेज. आपको हर चीज़ के बारे में लेटेस्ट पता होना चाहिए. इट शुड बी ऑन योर टिप्स. अगर आपका ये इंटरेस्ट क्रिएट होगा तो तभी इसका प्रोफेशन का फ़ायदा है, नहीं तो अदरवाइज आपके पास वही डिग्री है जो एक BA वाले के पास है. ठीक है ना. आपकी प्रोफेशनल डिग्री का क्या फ़ायदा अगर आप, इफ़ यू डोंट हैव दी नॉलेज. तो आपको ये पता ही है कि जो आजकल जो टाइम चल रहा है, जिसके पास नॉलेज है उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है. मैं आज आपको गारंटी से कहता हूँ कि देयर इज़ नो अनएम्प्लॉयमेंट इन दिस कंट्री. अगर आपके पास नॉलेज है, आपकी डिमांड बहुत है. ठीक है ना. लोग कहते हैं ना अनएम्प्लॉयमेंट है, मैं कभी भी नहीं कहता कि अनएम्प्लॉयमेंट इज़ देयर इज़ एम्प्लॉयमेंट, बट अनएम्प्लॉयमेंट जो एम्प्लॉयबल कैंडिडेट्स अवेलेबल नहीं है. एम्प्लॉयबल कैंडिडेट्स अवेलेबल नहीं है कि जिनके पास लेटेस्ट नॉलेज हो. तो मैं इसलिए आपको कहता रहता हूँ कि जब भी आप, वेयर एवर यू विल गो, जहाँ कहीं भी आप जाओगे, तो यू हैव टू क्लियर द टेस्ट. तो टेस्ट क्लियर कहाँ से होगा, नॉलेज से ही होगा ना. नॉलेज के बिना तो टेस्ट नहीं क्लियर होता. और इंटरव्यू भी अगर होगी तो उसमें भी तो आपको यही पूछेंगे. तो मेरा तो यही रहेगा, आई ऑलवेज, मैं कोई इतना, आई डोंट गो अप फॉर दिस सिलेबस. ये आपका सिलेबस तो ठीक है, आप यू विल गेट द डिग्री, मैं बार बार यही कहता हूँ, लेकिन आपको लेटेस्ट चीज़ें जरूर पता होनी चाहिए. क्योंकि आप अभी 3rd ईयर में हो, कल को आपको पूछेंगे भी कि हुआ योर फैकल्टी मेंबर, व्हाट वाज योर कॉलेज, ये आपको इंटरव्यू में पूछेंगे. तो अल्टीमेटली बात किस पे आएगी, एक तो इंस्टीट्यूट, पहले आप पे तो आएगी आएगी, तो आपके इंस्टीट्यूशन पे भी आएगी और आपके फैकल्टी पे भी आएगी. आपको पूछेंगे कि आपको फैकल्टी कौन पढ़ाते थे. ठीक है ना. तो मेरा तो नाम कहीं ना कहीं ले ही दोगे आप. ठीक है ना. तो वो कहेंगे कि हम तो उनको जानते हैं, तो वो आपको उन्होंने ये पढ़ाया है, तो फिर मेरा भी तो नाम वैसा ही होगा ना. तो मैं इसलिए ये कहता रहता हूँ, और कुछ नहीं है कि आपको ये सब पता. ये नहीं मैं कहता कि जो मैं आज हूँ, जिसमें भी आप आज उसी स्टेज में ही आ जाओ, लेकिन यू इनकलकेट दी हैबिट इन यू. आपके अंदर हैबिट इनकलकेट हो तो तभी होगा. अदरवाइज आप, जैसे आपको कोई दूसरे काम करने होते हैं तो आप कर ही लेते हो ना. अब मेरे में जो डिटर्मिनेशन होती है, मैं अपनी लाइफ में उसको करता हूँ और उसको करके ही छोड़ता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए. ठीक है ना. तो ये था. अभी चलो, कमिंग टू आवर मेन जो टॉपिक है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग का है, ट्रेड एंड प्राइस का ये जो है. तो क्या हम इसमें, बट वी वर डिस्कसिंग इन दिस एग्रीकल्चर मार्केटिंग, क्या कर रहे थे लास्ट, बता सकते हो? एनीबॉडी कैन टेल मी दैट वेयर वी लेफ्ट इट. मार्केटिंग कोस्ट्स, मार्जिन्स एंड प्राइस स्प्रेड. मार्केटिंग एफिशिएंसी की थी. मार्केटिंग ये क्या किया था मार्केटिंग एफिशिएंसी के बाद? प्राइस स्प्रेड. प्राइस स्प्रेड्स. हाँ, प्राइस स्प्रेड की बात कर रहे थे ना, वी वर डिस्कसिंग अबाउट दिस प्राइस स्प्रेड. ठीक है ना. प्राइस स्प्रेड का कर लिया था आई थिंक. प्राइस स्प्रेड कोई बता सकते हो कि क्या, व्हाट इज दिस प्राइस स्प्रेड? इंटरेस्ट स्प्रेड भी आता है, मतलब इंटरेस्ट स्प्रेड तो चलो आपके नहीं है, इट्स नॉट योर सब्जेक्ट. प्राइस स्प्रेड के बारे में मैंने बताया था कि व्हाट इज दिस प्राइस स्प्रेड. प्राइस स्प्रेड का मतलब फैलना. ठीक है ना. स्प्रेड का मतलब यही होता है, और प्राइस का मतलब जो लागत है. ठीक है ना. लेकिन क्या मतलब हुआ प्राइस स्प्रेड का? बड़े सिंपल वे में कुछ बताओगे? एनीथिंग यू कैन टेल मी. सर,
वो मार्जिन भी उसको प्राइस बोलते हैं। स्प्रेड का ये से डिफरेंस हुआ ना, प्राइस जो कंज्यूमर ने पे किया है हाँ और जो प्रोड्यूसर ने रिसीव किया, नेट नेट प्राइस उसका, दोनों का डिफरेंस। हाँ, जो मतलब जो प्रोड्यूसर को मिला एक्चुअल में और जो यस सर। कंज्यूमर ने पे किया, उसके पे बीच किया। में का जो डिफरेंस है, दैट इज द प्राइस स्प्रेड। अब यही देखते हो ना आप, कि जैसे एक फार्मर है, जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर फार्मर भी है, जैसे फार्मर है तो उसको तो बेचारे को अभी आपको जैसे 50 रुपये आलू आपका बिक रहा है मार्केट में, 50 रुपीज यू आर गेटिंग कॉस्ट ऑफ पर केजी ऑफ दिस पोटैटो। लेकिन जो फार्मर है, ये क्योंकि दिस इज गुड क्वालिटी पोटैटो इज देयर, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये नहीं मिल रहे, ठीक है ना। ही इज गेटिंग नॉट मोर देन 10 रुपीज व्हेन ही इज प्रोड्यूसिंग। तो जो मैं तो इसमें 50 रुपये दे रहा हूँ जो कंज्यूम कर रहा हूँ, तो ये जो 40 रुपये है, दिस इज द प्राइस स्प्रेड। ये प्राइस स्प्रेड ही तो है, कितनी ज़्यादा जो इसमें डिफरेंस है। तो ऐसे ही जो है इंटरेस्ट का भी स्प्रेड होता है, जो इंटरेस्ट स्प्रेड भी आता है कि इंटरेस्ट स्प्रेड का वहाँ ये रहता है, इंटरेस्ट स्प्रेड जो मतलब ब्याज का, कि जो बैंक जो है वो जो आपको इंटरेस्ट डिपॉजिट पे देता है और जो आपके लोन पे लेता है, ठीक है ना। जो लोन पे इंटरेस्ट लेता है तो नेचुरली वो स्प्रेड ज़्यादा ही होगा। आपको अगर डिपॉजिट, मैं आपको डिपॉजिट पे इंटरेस्ट 5 रुपये दे रहा हूँ, 5% दे रहा हूँ, और अगर मैं लोन पे भी बैंक 5% ही लेगा, तो देन हाउ ही विल गेट द प्रॉफिट एंड हाउ ही विल गेट ऑल दिस कॉस्ट कवर्ड। तो उसकी कॉस्ट कैसे कवर्ड होगी, कुछ नहीं ना होगा। तो देर इज आल्सो द इंटरेस्ट स्प्रेड इज देयर, और दैट इज परमिटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कि आपको ये दिस मच यू कैन हैव द इंटरेस्ट स्प्रेड, ठीक है। तो ये स्प्रेड का मतलब यही है, और जो आपका जो मार्जिन है जो उसमें है वो भी सेम थिंग इज देयर। तो नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट जो आता है आपका जो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, अगर आप उसमें देखो तो दैट इज द ट्रेड, ठीक है ना। आज हम ये चीज़ें कवर करेंगे कि व्हाट इज ट्रेड, देन व्हाट इज डोमेस्टिक ट्रेड एंड व्हाट इज इंटरनेशनल ट्रेड। अब हम ट्रेडिंग की तरफ आ गए, आपकी मार्केटिंग का एक बीच में टॉपिक रह गया हुआ है, वो आगे इन्होंने पता नहीं थर्ड यूनिट में डाला है, मार्केटिंग इंटेग्रेशन एक आपके वर्ड डाला हुआ है। तो मार्केटिंग मार्केट। इंटेग्रेशन जो है वो यस हम, सर, थर्ड में ही है। हाँ वो एक्चुअली इसी का ही था, एग्रीकल्चर मार्केटिंग का ही था, लेकिन वो उन्होंने पता नहीं कैसे इसमें बाद में डाला हुआ है। तो चलो कोई नहीं। तो नेक्स्ट अभी आपका जो है, आपका जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग, अब ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई है। ट्रेडिंग क्योंकि जो प्रोड्यूस है जितना भी, जैसे बाकी चीज़ों की ट्रेडिंग होती है, ठीक है ना, बाकी चीज़ों की ट्रेडिंग होती है, तो इसकी भी तो प्रोड्यूस की ट्रेडिंग होगी ना। अब ट्रेडिंग जो है जैसे अगर वर्ड हम ट्रेडिंग लें, तो ट्रेडिंग जो है अलग है। एक तो ट्रेडिंग होती है शेयर की ट्रेडिंग, ठीक है ना। शेयर जो आपने देखा होगा कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, अभी जैसे अभी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आप ट्यूसडे को, और ये नेशनल जो स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ये सब खुल जाते हैं मॉर्निंग बाद। जो हमारे अमेरिका में, तो हमारे यहाँ पे जब दिन होता है वहाँ रात होती है, तो वहाँ पे अर्ली मॉर्निंग में जब खुल जाता है, जब मैं नाइट को मैं कई बार देखता हूँ वो CNBC, तो वहाँ तो रात को ही खुल जाती है, ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि रात को मीन्स वहाँ दिन होता है, हमारे यहाँ रात होती है, क्योंकि डिफरेंस ऑफ 12 आवर्स इज देयर, तो टाइम का जो है। तो जो ट्रेडिंग है, वो ट्रेडिंग का वर्ड जो अगर लेते हैं, तो ट्रेडिंग इज ऑफ शेयर्स आल्सो, तो ट्रेडिंग ऑफ कमोडिटीज आल्सो, ठीक है ना, कमोडिटी की भी ट्रेडिंग्स होती है। तो ऐसे ही जो एग्रीकल्चर हम यहाँ बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर ट्रेडिंग की बात करते हैं, तो नेचुरली हम एग्रीकल्चर कम्युनिटीज की बात करेंगे ना। वी विल डिस्कस अबाउट। और ट्रेडिंग अगर नहीं करते, तो जैसे मैंने आपको बोला था कि पहले देर वॉज अ ट्रेडिशनल, आवर एग्रीकल्चर वॉज ट्रेडिशनल, तो उस टाइम तो ट्रेडिंग का कोई, देर वॉज नो क्वेश्चन ऑफ ट्रेडिंग, देर वॉज नो कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। लेकिन व्हेन दी प्रोड्यूस हमारी जो ज़रूरत से ज़्यादा प्रोड्यूस ज़्यादा हो गया है, ठीक है ना, एंड वी हैव टू डू दी ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब यही है कि एक तो डोमेस्टिक ट्रेडिंग है, कि एक जो हमारे यहाँ पंजाब में जैसे वीट है, हमारे यहाँ मैक्सिमम जो हमारा जो सेंट्रल पूल है, ठीक है ना, वीट का, तो सेंट्रल पूल में हमारे जो पंजाब की अकेले की कंट्रीब्यूशन आई थिंक मोर देन 40%, अगर 40% तो हम ही प्रोड्यूस करते हैं, और बाकी रेस्ट ऑफ द इंडिया प्रोड्यूस 60%।
तो हमारी इसमें कंट्रीब्यूशन बहुत है। तो नेचुरली दैट कम्युनिटी हैज़ टू मूव फ्रॉम पंजाब टू अदर स्टेट्स। तो ये जो है ये डोमेस्टिक ट्रेडिंग हो गई। ट्रेडिंग का मतलब कि जो जिस चीज़ की हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, किसी चीज़ को हम चला रहे हैं, उसको सेल परचेज कर रहे हैं। ट्रेडिंग का मतलब तो यही होता है ना, सेल परचेज ही। और डोमेस्टिक ट्रेड का कि जो हमारे विद इन कंट्री, आप जैसे आप कहते हैं डोमेस्टिक फ्लाइट्स, ठीक है ना, Yes, जो हमारी अभी कह दिया था ना कि डोमेस्टिक फ्लाइट्स कैन फ्लाई। तो मतलब डोमेस्टिक फ्लाइट्स जैसे आपके अभी कोविड-19 में डोमेस्टिक फ्लाइट्स को चला दिया हुआ है, लेकिन इंटरनेशनल फ्लाइट्स नहीं चल रही। इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो है रिस्ट्रिक्टेड है। तो इसी तरह yes, से जो डोमेस्टिक ट्रेड है वो विद इन दी कंट्री है, और जो इंटरनेशनल ट्रेड है दैट इज बिटवीन दी कंट्रीज, ठीक है ना। और जो ये इंटरनेशनल ट्रेड है इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है कि हमें बहुत सी चीज़ें जो हैं इंपोर्ट करनी पड़ती हैं और बहुत सी हमें एक्सपोर्ट भी करनी पड़ती हैं, क्योंकि हमें उसका बैलेंस बना के, अगर हम सपोज कर लो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे आपका अनियन है, जैसे अभी आपका अनियन का रेट बढ़ने वाला है, ठीक है ना, जैसे अभी आपको टमाटो का ये सब आप ट्रेडिंग में ही कवर करेंगे ना, विल कवर इट इन ट्रेडिंग। क्या आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज गोइंग इन द मार्केट। जैसे आपका टोमेटो का जो रेट है दैट हैज गॉन अप टू 80 रुपीज एंड इट विद इन 1 or 2 days इट विल टच 100 रुपीज पर केजी, ठीक है ना, 100 रुपया पर केजी इसको टच कर जाएगा। तो क्या हो गया, व्हाई इट हैज हैपेंड सो कि देयर इज स्केर्सिटी ऑफ दिस टोमेटो और देयर इज समथिंग एल्स इज देयर, ठीक है ना। yes, तो दोनों चीजें इसमें हो जाती हैं कि डिमांड तो इतनी नहीं बढ़ती। डिमांड इज ऑलवेज रिमेन स्टेगनेंट, इतनी डिमांड नहीं है, मैरिजेस आर नॉट देयर, डिमांड तो उतनी है। आइदर दी सप्लाई हैज बीन रिस्ट्रिक्टेड और देयर इज होर्डिंग। होर्डिंग होता है कि जो माल को जमा करके रख लेते हैं, जमा करना। ठीक है ना, होर्डिंग कर देते हैं, फिर ब्लैक मार्केटिंग करते हैं। होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग आर सेपरेट। ये जो ट्रेडर्स होते हैं मार्केट में, दे टेक द एडवांटेज ऑफ द स्केर्सिटी ऑफ द गुड्स, ठीक है ना। अब उनको पता है कि इसकी स्केर्सिटी होने वाली है क्योंकि प्रोडक्शन पीछे से खत्म हो गई है, ठीक है ना। जो टमाटो की प्रोडक्शन है, आगे आप टमाटो लगने शुरू होंगे, सर्दियों में आपके टमाटर्स आएंगे। जो पहले प्रोडक्शन थी दैट हैज सप्लाई चेन हैज बीन इंटरप्टेड, सप्लाई चेन खत्म हो गई। ये ट्रेडिंग है, इसलिए मैं आपको सबको बता रहा हूँ। एंड जो अवेलेबल मार्केट में है उसकी वो होर्डिंग कर लेते हैं। होर्डिंग क्योंकि उसकी नेचुरल स्केर्सिटी विल दे क्रिएट दी टेम्पररी स्केर्सिटी इन द मार्केट में टेम्पररी स्केर्सिटी कर देते हैं एंड दे आर द स्पेकुलेटर, और उसका रेट बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। तो मार्केट में रेट बढ़ जाता है। लेकिन जो हमारे एक नेफेड है, नेफेड का ये काम होता है कि व्हेन देयर इज स्केर्सिटी ऑफ दिस ईटेबल्स, so we have to import these eatables from the other countries। Other countries. तो उसको मतलब दूसरे कंट्रीज से मंगाना होता है। लेकिन जैसे कि आपको आई शुडंट टॉक अबाउट दिस प्लेटफार्म की, मेरे को ऐसी बातें करनी चाहिए कि दे आर ऑल मतलब लेथर्जिक पीपल, क्योंकि वो ये चीज़ को वो देखते रहते हैं कि कब तक उनको आई शुडंट से दिस, तो टू गिव एडवांटेज टू दी ट्रेडर्स, उनको फायदा देने के लिए दे डोंट इंपोर्ट दी मतलब दीज स्केर्स कमोडिटीज फ्रॉम दी अदर कंट्रीज। तो वो शॉर्टेज नेचुरली शॉर्टेज विल बी क्रिएटेड है, और यही होने वाला आपका प्याज के साथ है। क्योंकि प्याज की जो अभी आप अगर देख रहे हो तो प्याज आपको इसलिए ठीक रेट पे मिल गया क्योंकि ये सब कुछ आपके साथ रिलेटेड है विद माय एक्सपीरियंस एंड आई एम टेलिंग यू ट्रेडिंग। नोबडी विल बी एबल टू टेल यू इतना मार्केटिंग के बारे में, क्योंकि ये अभी भी आप जो देख रहे हो कि व्हाई आर यू गेटिंग दिस अनियन एट 20 and 25 रुपीज, आई वाज आल्सो वेरी मच एस्टोनिश्ड। मैं बहुत हैरान था, ठीक है ना। अभी भी आप देख रहे होगे कि मार्केट में वही प्याज है जो फार्मर ने हमारे पंजाब ने प्रोड्यूस किया हुआ था, जो देसी प्याज है सारा, ठीक है ना। क्योंकि इसकी अभी स्केर्सिटी क्रिएट नहीं हुई, क्योंकि इसकी कंजम्पशन नहीं हुई कि मैरिजेस आर नॉट देयर, ठीक है ना। डिमांड इतनी इसकी बढ़ी नहीं, तभी भी ये मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन इसको स्टोर करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट इट स्टोर। आपको पता है कि देयर इज नो टेक्नोलॉजी हैज बीन डेवलप्ड, टेक्नोलॉजी नहीं है। जो फार्मर जहाँ ये जो ट्रेडर्स हैं अपने बेसिस पे इसको दे आर स्टोरिंग इट, देयर इज नो कोल्ड स्टोरेज टेक्नोलॉजी। वो चाहे पोटैटो के लिए है, वो ऐसी टेक्नोलॉजी यहाँ नहीं अवेलेबल। लेकिन इसके लिए अभी जो एग्रीकल्चर का बजट आया था
तो इसके लिए उन्होंने दे हैव डेवलप द टेक्नोलॉजी, नेक्स्ट टाइम वो सब लग भी जाएंगी कोई रेडिएशन के साथ, दे आर गोइंग टू गेट सम रेडिएशन फ्रॉम सम मटेरियल, तो उसके साथ वो रेडिएशन दे विल क्रिएट इन दैट स्टोर, और उससे इसको प्रोटेक्ट करेंगे, इसकी शेल वैल्यू, जो शेल है लाइफ, शेल लाइफ जो बाहर की है इसको दे विल प्रोटेक्ट इट। तो इससे उसकी है कि देयर विल बी नो स्केर्सिटी ऑफ द फार्मर भी इसको मतलब कैन स्टोर इट, इसके लिए स्टोरेज फैसिलिटी का आगे से नेक्स्ट ईयर इट विल स्टार्ट। तो अभी क्या है कि इसका भी जो है स्केर्सिटी हो जाएगी, क्योंकि जो अभी प्याज आप पर नेक्स्ट आएगा दैट विल कम फ्रॉम नासिक, जो आपको लाल सा प्याज देखते हो ना, जो कि खाने के टाइम इतना नहीं आता, वो सब्जियों में ही काम आता है। तो दैट विल कम इन अक्टूबर और नवंबर, एट दैट टाइम। नहीं तो ये प्याज का पहले रेट बढ़ जाना था, ये स्केर्सिटी नहीं है इसकी तो इसलिए नहीं बढ़ा, लेकिन इसकी स्केर्सिटी अब क्रिएट कर देंगे, ठीक है ना। अभी आपको मैं कब 30 रुपये kg मिल रहा होगा, तो ये विद इन फोर्टनाइट इट विल गो अप टू 50 रुपीज़। ये आप बोलेंगे कि आपको कैसे पता है, ये मेरे को सब पता रहता है ये, ठीक है ना। तो ये सिर्फ है, ये ट्रेडिंग है क्योंकि आपके साथ रिलेटेड है, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, तो मैं विद माय एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू कि व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट। और आपको भी मार्केट का ये जितनी भी हमारी ये मार्केट है, ग्रेन मार्केट है, वेजिटेबल मार्केट्स आर देयर, फिश मार्केट इज़ देयर, मीट मार्केट इज़ देयर, ये सब मार्केट्स के बारे में आपको यू शुड नो कि ये क्या है, हाउ इट ऑपरेट्स, जो हमने डिस्कस भी किया था कि मिडल मैन आर देयर। तो इसमें ज़्यादा जो लोग हैं मिडल मैन ही हैं जो सारा प्रॉफिट कमा जाते हैं, और अल्टीमेटली कंज्यूमर हैज़ टू पे द हायर प्राइसेस। बहुत जो 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 दोनों तरफ से जो हैं, मार्केटिंग तो इसी को कहते हैं ना कि प्रोड्यूसर से Yes, sir. जो माल जो है वो कंज्यूमर तक जाता है, इसी को तो मार्केटिंग कहते हैं। तो दोनों एंड पे जो है सफरर है, प्रोड्यूसर भी सफरर है और कंज्यूमर भी सफरर है, और बीच वाले एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है ना, बीच वाले एंजॉय कर रहे हैं ना। Yes, वो sir. तो जितने भी हैं पैसा वो कमा रहे हैं, जो प्रोड्यूसर है बेचारा वो प्रोड्यूस कर रहा है, वो अपने कम रेट पे बेच रहा है, हम बेचारे खा रहे हैं तो हम ज़्यादा पैसा दे रहे हैं। तो बोथ आर हेल्पलेस इन दिस कंट्री। हम दोनों इस कंट्री में हेल्पलेस हैं कि गवर्नमेंट इज़ नॉट कमिंग फॉरवर्ड। आई शुड मतलब पुट दीज वर्ड्स कि मेरे को कहना पड़ता है कि ये चीज़ें हैं कि मिडल मैन आर नॉट गेटिंग अबॉलिश्ड। अभी तक हम कह रहे हैं, अभी आपने देखा होगा कि काफ़ी प्लेटफार्म्स के इसके बारे में कहा गया है कि वाई डोंट दी प्रोड्यूसर सेल डायरेक्ट टू द कंज्यूमर, ठीक है ना। प्रोड्यूसर कंज्यूमर को क्यों नहीं सेल करता, लेकिन ऐसे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं डेवलप हो रही, ऐसी कोई मार्केट ही नहीं डेवलप होती कि वो बेचारा जब मार्केट में लेके जाता है तो नो बडी इज गोइंग टू परचेज। अब कंज्यूमर कहाँ जाएगा फार्मर के पास परचेज करने, ठीक है ना। Yes. अब वो वहाँ पे लेके आया, आप मंडी में जाओगे, अगर वो बाहर बैठा है कि लो मेरा टमाटर ले लो तो कौन लेगा, ठीक है ना। अब इसके लिए आपको फिर मैं आगे जा रहा हूँ कि ये सारा आपको मार्केटिंग, आप अगर कल के पेपर में मैंने पढ़ा है कि रिलायंस जो है, रिलायंस इज गेटिंग, रिलायंस ने बड़ा पैसा इसके साथ लगा दिया है, आपके ये जो फ्लिपकार्ट और ये जो एक अमेजोन है, Amazon. ठीक है ना। फ्लिपकार्ट और अमेजोन में आपने कल देखा होगा 1500 करोड़ रुपया रिलायंस ने इनके साथ इन्वेस्ट कर दिया है, ये इनको यूज़ करेगा और आपके घर तक चीज़ को पहुंचाएंगे, ये अमेजोन। और ये आप व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएंगे, तो ये दे आर गोइंग टू द डिजिटल टेक्नोलॉजी, आप डिमांड उस पर पुट अप करोगे एंड दिस आलू प्याज ये सब आपका घर में आ जाएगा। बड़े Yes, शहरों में sir. इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, वॉलमार्ट भी जो है इसमें इंक्लूड हो रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं उन्होंने इसका फ़ायदा उठाने जा रहे हैं रिटेल का, दे आर कमिंग इन टू दी रिटेल, कि आपको जो चीज़ है वो इसमें क्योंकि उनको पता है कि ये जो ईटेबल्स हैं इसमें बहुत प्रॉफिट मार्जिन है, तो वो ये ईटेबल्स में भी यहाँ पर रिलायंस जो है आपका एंटर करने जा रहा है ईटेबल्स में। पहले तो उसने अपने खुद के मॉल्स खोले थे ना, मैं इंदौर में था तो मैंने आई हैव सीन द फर्स्ट टाइम कि रिलायंस ने अपना जो मॉल था ये इसका वेजिटेबल्स का वो लिखा था फ्रेश वेजिटेबल्स मिलेंगी, मोर ने भी स्टार्ट किया था, लेकिन वो मतलब दैट वाज नॉट सक्सेसफुल कि वो फ्रेश वेजिटेबल्स नहीं ला पाए, तो कस्टमर को दैट वाज नॉट अट्रैक्टिव। तो अभी क्या है कि दे गोइंग टू स्टार्ट इट कि दे आपके डोर स्टेप पे ये चीज़ें जल्दी डिलीवर होने शुरू हो जाएंगी विद इन 2 और 3 मंथ्स। आप व्हाट्सएप के साथ सब उसके साथ जो आपका रिटेलर होगा यहाँ का, वो सबको वो डिजिटल कर देंगे
आप उसको डिमांड व्हाट्सएप पे पुट अप करोगे, आपके घर पे चीज़ आ जाएगी, ठीक है ना, ये चीज़ें, और करेगा वो, और आपको सस्ते दाम पे देगा वो चीज़। तो ये चीज़ है, बीच बीच में कर रहे हैं वो कोशिश, लेकिन ये जो है जो बिग जो हैं, ये जो कारपोरेट्स हैं, ये काम कर रहे हैं। तो ये था जो मैं आपको जो अभी ट्रेनिंग का बता रहा था। नाउ कमिंग टू योर एक्चुअल जो क्या है कि व्हाट इज़ दिस, इसके लिए मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ, आई विल शेयर योर द स्क्रीन। तो हम उसमें से देखेंगे कि व्हाट इज़ दिस ट्रेड, ठीक है ना, और ये क्या है, और सॉरी, तो ये मेरा स्क्रीन आपके साथ शेयर हो गया होगा ना, तो हम इस पे ही ये देखते हैं। तो ये देखो कि ये इसमें आ रहा है कि जो ट्रेड है, मैं यहाँ से ये, क्योंकि आपको ज़्यादा तो इसमें करना, जो मैंने बताया वो वही है कि ट्रेड इन्वॉल्व्स दी, ये देखो जो पहले ही जो लिखा है कि ट्रेड इन्वॉल्व्स दी ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ठीक है ना। अगर आपको तो ये नोट करना तो कर लो, नहीं तो अगर आप इसको बाद में भी अगर लिख सकते हो, ट्रेड इन्वॉल्व्स, आप लिख लो जहाँ इसको, तो अगर लिखना ट्रेड इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ठीक है ना। गुड्स भी की ट्रेड होती है और सर्विसेज की भी होती है, दोनों चीज़ों की है। मतलब ये नहीं है कि गुड्स की अकेला जो आप फिजिकल जो करते हैं उसी की ही होती है। अब जैसे मैंने आपको कहा था कि शेयर की ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो दैट इज नॉट इन द फिजिकल फॉर्म। तो ट्रेड इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम वन पर्सन और एंटिटी टू अनदर, ऑफन Excuse me, एक्सचेंज sir. फॉर मनी, ठीक है ना। ट्रेड इन्वॉल्व्स द Sir, ट्रांसफर ऑफ गुड्स, ट्रेड इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विसेज from one person और एंटिटी होती है कोई भी चीज जो अदर देन, मतलब जो लाइफ, फ्रॉम वन पर्सन टू और एंटिटी टू अनदर। तो नेक्स्ट इज ऑफन, अक्सर, ऑफन इन एक्सचेंज फॉर मनी। तो क्यों करते हैं हम, वाई ऑफन इन एक्सचेंज फॉर मनी, क्यों करते हैं हम ये ट्रेडिंग? तो नेचुरली फॉर एक्सचेंज फॉर मनी, मतलब पैसे के लेन देन के लिए। एक्सचेंज का मतलब होता है लेन देन, एक्सचेंज फॉर मनी, क्योंकि एक आदमी खर्च पैसा करता है, दूसरा जो है उसको खरीदता है, एक बेचता है। तो इकोनॉमिस्ट इसको क्या करते हैं, इकोनॉमिस्ट रेफर टू ए सिस्टम और नॉट और नेटवर्क, economists refer to a system or network that allows trade as a market। तो यही है, आप इसमें बस इतना, ये ट्रेड का जो है ना, यू कैन राइट डाउन ओनली दिस थिंग कि ये ट्रेड क्या है। अब हम जो है डोमेस्टिक, और क्योंकि ज़्यादा तो मैंने आपको अगर लिखना चाहो तो आप उसमें लिख सकते हो, मैंने काफ़ी आपको उसमें बता दिया है। तो देन इज़ दी डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है ना। तो डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड का जो है, ये आप देख सकते हो कि व्हाट इज़ द डिफरेंस, ये है। अभी खुल रहा है ये।
तो इसमें जो पहले लिखा है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड, आप इसमें इंटरनेशनल ट्रेड लिख लो। व्हाट इज इंटरनेशनल ट्रेड? इंटरनेशनल ट्रेड रेफर्स टू, यही मैंने जो बोला था, इंटरनेशनल ट्रेड रेफर्स टू ट्रेड बिटवीन टू डिफरेंट कंट्रीज। इट इज द ट्रेड, international trade refers to trade between two different countries such as India and Bangladesh, or one country and rest of the world. तो ये देखो, ये लिखा ना, इंटरनेशनल ट्रेड रेफर्स टू द ट्रेड बिटवीन टू डिफरेंट कंट्रीज सच एज इंडिया एंड बांग्लादेश, और वन कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में आप कर सकते हो जैसे इंडिया एंड ग्रेट ब्रिटेन, देन जर्मनी, फिर यूएसए। तो जो पहले वाला है, इंटरनेशनल ट्रेड रेफर्स टू द ट्रेड बिटवीन टू डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है ना, उसमें है दैट इज कॉल्ड द बाइलेटरल ट्रेड। बाइलेटरल ट्रेड। तो जो बाकी है उसमें जो एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब ये कहने का मतलब है कि जैसे एक कंट्री, अकेला एक कंट्री दूसरे कंट्री को माल सप्लाई करता है ना, जैसे एक इंडिया ही है, जहाँ उसको बांग्लादेश है, वो अगर जैसे इंडिया एक यूएसए को माल भेज रहा है, ठीक है ना, अकेला इंडिया यूएसए को भेज रहा है, तो दैट इज दी बाइलेटरल ट्रेड, ठीक है ना। और अगर इकट्ठे होके इंडिया, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, ये एक दूसरे पूरे वर्ल्ड को भेज रहे हैं, तो दैट इज दी मल्टी लेटरल ट्रेड। तो वो क्या हो जाएगा? मल्टी लेटरल ट्रेड। आपने ये वर्ड्स कई बार आते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, जब है कि बाइलेटरल ट्रेड या मल्टी लेटरल ट्रेड। तो बाइलेटरल ट्रेड बिटवीन द टू इंडिविजुअल कंट्रीज, और मल्टी लेटरल ट्रेड ग्रुप ऑफ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये आप वर्ड लिख लोगे तो आप क्लियर हो जाएगा। तो दिस इज द इंटरनेशनल ट्रेड। और नेक्स्ट इज द डोमेस्टिक ट्रेड, जो मैंने अभी आपको बताया ही था कि आई डिस्कस विद यू कि डोमेस्टिक ट्रेड क्या है। जो सारी हमारे ज़्यादा तो डोमेस्टिक ट्रेड ही होती है। डोमेस्टिक ट्रेड और इंटरनल ट्रेड भी इसको कहते हैं, इंटरनल ट्रेड। डोमेस्टिक ट्रेड और इंटरनल ट्रेड इज द ट्रेड विच टेक्स प्लेस between the different regions of the same country, which takes place between the different regions of the same country, ठीक है ना। सेम ही कंट्री के जो डिफरेंट रीजन्स हैं उसमें जो होगी विद इन कंट्री। जैसे आप लिख लो द ट्रेड बिटवीन कलकत्ता एंड मुंबई। कोई माल कलकत्ता से मुंबई जाता है, तो वो क्या होगा? डोमेस्टिक होगा या इंटरनेशनल होगा? डोमेस्टिक। हाँ, डोमेस्टिक होगा ना। कलकत्ता एंड मुंबई और कलकत्ता एंड चेन्नई, तो ये क्या है? दिस इज द डोमेस्टिक ट्रेड। तो नेक्स्ट इज ऑल ट्रेड्स, जो आज जितनी भी ट्रेड्स हैं, वेदर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, ऑल ट्रेड्स वेदर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल arises from specialization, ठीक है ना। arises from specialization मतलब ये कहता है कि जो चाहे वो डोमेस्टिक ट्रेड है चाहे इंटरनेशनल ट्रेड है, तो वो तभी ट्रेड बनेगी, तभी ट्रेड क्रिएट होगी अगर एक जगह पे उस चीज़ की डेफिशिएंसी है और एक जगह पे उसकी सरप्लस है, तभी होगा ना। अगर मैं पंजाब का कंट्री इटसेल्फ ही डेफिसिट है, तो वो ट्रेडिंग क्यों करेगा? वाई विल सेंड दिस व्हीट टू दी अदर कंट्री लाइक दिस साउथ में क्यों भेजेगा? ठीक है ना। अगर वहाँ पे कमी है और यहाँ पे सरप्लस है, तो मतलब है कि स्पेशलाइजेशन हो गई ना। ऑल ट्रेडर वेदर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल राइजेस फ्रॉम स्पेशलाइजेशन एज वन रीजन ऑफ ए कंट्री ब्रिंग्स द गुड्स
आप इसमें लिख लो as one region of the country brings the goods from other region, as one region of the country brings the goods from other region to make up the deficiencies. The one country, next is one country tries to bring goods, one country tries to bring goods and services, one country tries to bring goods and services in which it is had deficiencies from other countries. वही बात आ गई ना कि एक कंट्री दूसरे कंट्री से तभी मिलाएगा. One country tries to bring goods and services in which it has deficiencies from the other country. ठीक है, तो आप इसमें बस इतना ही लिखो. ये दिस इज सफिशिएंट फॉर यू टू एक्सप्लेन इट. ठीक है ना. तो नेक्स्ट वी कम टू दी, इसमें आपका जो मैं आपको 5-6 मिनट ही रह गए हैं. आगे हम इसमें डिस्कस करेंगे कि आपके पास दो हैं. अगर आप देखो तो इसी में ही आपके जो सब्जेक्ट है उसमें है कि जो टॉपिक है, सॉरी अभी मैं ये इसमें आपको ये कर देता हूँ. हाँ, अभी मैं आपके एक WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, और एक गैट है. तो यस सर. ठीक है ना, गैट GATT, ये है जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ. ठीक है ना, जेट. WTO अभी आप पहले इसको लिख लो, मैं आपको इसको बता देता हूँ. नेक्स्ट टाइम हम इसको डिस्कस करेंगे. WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है ना, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में मैं बताता हूँ अभी. और एक गैट है, ठीक है ना, जनरल एग्रीमेंट. ये एक एग्रीमेंट हुआ है, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ. ठीक है ना. तो ये दो संस्थाएं हैं जो इसको कंट्रोल करती हैं, आपकी इंटरनेशनल ट्रेडिंग को. ठीक है ना. और एक इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी है, वो हमारी होती है अपने कंट्री की, हर एक की इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी है. वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये 3 चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी जो हमारी हर साल एवरी टाइम वी इट चेंज इट. क्योंकि जैसे अभी है नाउ दिस कोविड-19 इज देयर, पैंडेमिक है, तो हम कई चीज़ों की इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे. जब ये जैसे अभी हमने इंपोर्ट किस पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि चाइना से हम जो गुड्स हैं वो नहीं लेंगे. ठीक है ना, वो पुट इन रिस्ट्रिक्शंस. ये कभी भी हम लगा सकते हैं कि हम नहीं करेंगे, हम ये चीज़ें इंपोर्ट नहीं करेंगे वहाँ से. जब वो देखते हैं कि इट इज़ हिटिंग आवर इंडिया, कि हमारे ये कंट्री का इसमें कोई लॉस हो रहा है, तो देन दे वे पुट रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट. तो इम्पोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन कर देंगे. इवन रॉ मटेरियल जो इंडस्ट्री के लिए आता है उसके लिए भी इम्पोर्ट कर देंगे. उसको क्या कहते हैं, नेगेटिव लिस्ट में ले जाते हैं. उसको बोलते हैं, आप ये वर्ड लिख लो, नेगेटिव लिस्ट. ये हर बार एवरी मंथ दे चेंज इट. हमारा कंट्री इसको चेंज कर देता है कि ये नेगेटिव लिस्ट है. मतलब आप कोई माल बाहर से मंगाओगे तो आपके पोर्ट से नहीं आएगा, वो कहेंगे जी नेगेटिव लिस्ट में है, आप इसको नहीं मंगवा सकते. ठीक है ना. इसी तरह से ही आपका एक्सपोर्ट है. कोई भी चीज़ आप फ्रीली ट्रेड नहीं कर सकते, एक्सपोर्ट नहीं करते. उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी है गवर्नमेंट की, सेट पॉलिसीज़ हैं जिसके अंडर, उसको एग्जिम पॉलिसी भी बोलते हैं. ठीक है ना, एग्जिम पॉलिसी ये आ जाता है कई बार आपके, ये आगे मैं डिस्कस करूँगा. एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारी चेंज होती रहती है. एक्साइज ड्यूटी कभी बढ़ा देते हैं. अब जैसे इंपोर्ट ड्यूटी है, सॉरी इंपोर्ट करना है कोई माल, तो इंपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए कि हमारे जो ट्रेडर्स हैं वो बाहर से चीज़ ना करें, तो उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा देते हैं. एक्साइज ड्यूटी का मतलब कि उसके ऊपर टैक्स एक तरह का बढ़ जाएगा. अब जैसे सीधी सी बात है, मैं जो कनाडा से अगर मैं कोई चीज़ मंगवाता हूँ, वो कर लो कि वहाँ कपड़ा है या कोई भी चीज़ मैं मंगाता हूँ, तो उसके ऊपर जब वो यहाँ पे पोर्ट पे आता है, जब लेके आते हैं, तो उसकी फिर वहाँ पे इतनी ज़्यादा हैवी इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती है. इंपोर्ट ड्यूटी देंगे तो वो इतनी महंगी हो जाती है कि वो इंडिया से भी ज़्यादा महंगी पड़ जाती है कई बार. ठीक है ना. कुछ एक चीज़ें हैं जिसको वो फ्रीली अलाउ करते हैं, फ्री ट्रेड है,
कि आप कर सकते हो। तो ये जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी है, ऐसे WTO है। WTO क्या है कि एक हमारी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है जिसके अंदर हम एक दूसरे कंट्री को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, उसका हमें मेंबर बनना पड़ता है, ठीक है ना। विदाउट एनी मेंबरशिप हम किसी, मैं चाहूँ कि मैं जो है अपनी वीट बार भेज दूँ, तो ऐसे नहीं वीट भेज दूँगा। आई हैव टू टेक दी मेंबरशिप ऑफ WTO, मेरे को उसकी मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, और उसके सेट रूल्स होते हैं WTO के कि कैसे आपको ये माल बेचना है, क्योंकि उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो उनके स्टैंडर्ड्स हैं, उनको नॉर्म्स को करना पड़ता है। अब जैसे आप अमेरिका में भेजोगे, अब राइस ही है, मैं आपको राइस का बता देता हूँ। इफ़ यू आर सेंडिंग दिस राइस टू दी, ये किसी भी कंट्री में भेजोगे, तो दे विल नॉट एक्सेप्ट दैट राइस विच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग दी स्प्रेज इंसेक्टिसाइड, ठीक है ना। अगर Yes, आप sir. ये बासमती, आपकी बहुत सी जो थी बासमती वापस आ गई थी, तो क्योंकि दे विल टेस्ट इट, देन दे विल अलाउ आवर देयर सिटीजन्स टू कंज्यूम दैट, जैसे कि हमारे कंट्री में नहीं है, ठीक है ना। हमारे कंट्री में ऐसा नहीं है, लेकिन फॉरेन कंट्री में जब हमारा माल जाएगा तो दे विल टेस्ट इट कि इसके अंदर कितना इंसेक्टिसाइड है आपकी बासमती में, राइस में, तो देन दे विल अलाउ दी सिटीजन्स टू कंज्यूम, और वो वहाँ का जो ट्रेडर्स है उसको अलाउ करेंगे। तो दे हैव दिस फ्रेम दिस सेट रूल्स फॉर दैट। तो ये WTO के अंदर आता है कि ऐसा नहीं है कोई भी चीज़ आ जाएगी, कोई चीज़ चले जाएगी, मर्जी से नहीं है, ठीक है ना। तो इसको इन्होंने दे हैव पुट दिस रिस्ट्रिक्शंस। तो ऐसे ही एक गैट है, ठीक है ना। गैट है जनरल एग्रीमेंट और ट्रेड एंड टैरिफ, उसके अंदर भी हमने एक एग्रीमेंट किया हुआ है, तो वो आपको मैं पढ़ाऊंगा नेक्स्ट, आई विल गेट यू स्टडी कि क्या है वो एग्रीमेंट, वो उसमें क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये ऐसा इतना इजी नहीं है, दिस इज नॉट द इजी जॉब जितना आपको इजी लगता है कि हम कोई भी चीज़ बाहर भेज देंगे, कोई आ जाएगी। क्योंकि जैसे लोगों पे रिस्ट्रिक्शंस है जाने आने की, ऐसे ही ये कम्युनिटीज़ पे भी Yes, sir. रिस्ट्रिक्शंस है। तो यही था जो आई वाज एबल टू अंडरस्टैंड यू। मैंने काफ़ी आपको एलाबोरेट करता हूँ, ये मैंने सब्जेक्ट आपको एग्रीकल्चर मार्केटिंग काफ़ी बता रहा हूँ कि फ्रॉम दी प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो, कि आप इन चीज़ों को समझें, ठीक है ना। तो दैट्स ओके जी, मेरा टाइम हो गया, आपका आपका नेक्स्ट भी होगा। Okay. तो Thank you, ओके, sir. अगर आपको कोई भी कोई क्लैरिफिकेशन होती है तो आप जरूर मेरे से पूछो, आई विल बी दी हैप्पीस्ट पर्सन टू गेट योर डाउट्स क्लियर, ठीक है ना, जो मेरे को आता है, ठीक है ना। तो अगर Sure, नहीं sir. आएगा तो मैं आपको बताता हूँ कि आई विल रेफर इट एंड देन आई विल गेट यू आंसर फॉर दैट। लेकिन आपको पूछना चाहिए, क्योंकि ये आपके एक्सपीरियंस की बातें हैं, मार्केट से ये चीज़ें, अब आप जब भी कभी मार्केट में जाओ तो फ्रॉम दिस एंगल यू शुड गो, क्योंकि अब आप पढ़ रहे हो सीख रहे हो, तो आपको ये चीज़ें सब देखनी चाहिए, ठीक है ना। ओके देन, ऑल दी बेस्ट, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir.